हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनिमल किंगडम। ये टॉपिक हर एग्जाम में रिपीट होता है। बीएससी एमएससी में तो ये आता ही आता है डेफिनेटली, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि पीएससी और नेट में ये बहुत ही ज़्यादा आता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो सिर्फ एक सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पूरा का पूरा एनिमल किंगडम समझ आने वाला है। मैंने ऐसे फ्लो चार्ट्स आपको बनाए हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस फ्लो चार्ट को पढ़ो। एग्जाम के 15 मिनट पहले भी अगर आप उस फ्लो चार्ट को पढ़ते हो तो आपको पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, प्रोटोजोआ किंगडम, पॉरीफेरा, ये सब कुछ क्लियर होने वाले हैं सिर्फ एक फ्लो चार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। सबसे पहले एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन ये दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और हम यहाँ देख सकते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम प्रोटोजोआ बोलते हैं और मल्टीसेलुलर एनिमल्स को हम मेटाजोआ बोलते हैं। अब आ जाते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। नाम से ही पता लग रहा है, यूनी मतलब वन एंड सेलुलर मतलब सेल। ये इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है और इनके एग्जाम्पल ये हमने बहुत बार सुना है, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स पे। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिनको हम मेटाजोआ बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर से ही पता लग रहा है कि बहुत सारे सेल्स से ये बनते हैं। ये फर्दर डिवाइड है टू पार्ट्स में, जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन एंड वर्टिब्रेट्स विद बैकबोन। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने के लिए इससे हेल्प मिल सके। तो इनवर्टिब्रेट्स जिनमें कोई बैकबोन नहीं होती है, उनमें आते हैं स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, वर्म्स, अर्थवर्म्स, मोलस्क्स एंड एकाइनोडर्म्स। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होती है, जैसे कि ह्यूमंस, हमारे अंदर भी बैकबोन होती है, तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस आती है, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर? यहाँ से हमें एनिमल किंगडम के बारे में तो पता लग गया कि एनिमल किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होता है जिसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। ये हमारे स्पॉन्जेस से लेके मैमल्स तक आते हैं। अब मूव करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हम डिटेल में फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटोजोआ। अगर आप इस फ्लो चार्ट को लर्न कर लेंगे तो आपका पूरा प्रोटोजोआ क्लियर है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ की डेफिनेशन सबसे पहले, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिकिंग अ सेल वॉल। प्रोटोजोआ की डेफिनेशन समझते हैं। ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनती है और इनमें सेल वॉल नहीं होती है। याद रखना, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ओके, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक और नो जर्म। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ा डिटेल में। प्रोटोजोआ मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखते हैं, नेकेड आई से ये नहीं दिखते हैं। और यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है कि इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है और इनमें कोई ट्रू टिश्यू नहीं होता है। टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन्स भी नहीं बनेंगे। इनमें बस ऑर्गेनेलीज ही काम करती हैं। ये अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे कि इनमें स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला, इनके थ्रू मूव होते हैं। और न्यूट्रिशन के लिए मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक हमने यहाँ पढ़ा। इससे हम क्या समझते हैं, ये मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दिया है कि ये फ्री लिविंग होते हैं। और पैरासिटिक मतलब ये न्यूट्रिशन अपने होस्ट से ही ले लेते हैं। ओके, नो जर्म लेयर टिश्यू, ये हमने पढ़ लिया है कि इनमें कोई भी टिश्यू ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देन मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशंस, सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा, सीलियोफोरा एंड स्पोरोजोआ। इसके क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड है? इनके लोकोमोशन को लेके। जैसे जैसे इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज होती हैं वैसे वैसे इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए इन सभी को डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ विद डायग्राम्स, जिससे आपको पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सार्कोडीना, इसमें अमीबा आती हैं। इसमें स्यूडोपोडियम होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्यूडोपोडियम होता है। स्यूडोपोडियम को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, स्यूडोपोडियम को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं क्योंकि ये मूवमेंट और फूड कैप्चर करने के लिए काम आता है। और इसमें होता है न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है ना, ये हम सभी को पता है। देन फूड वैक्यूल इसमें आते हैं। फूड वैक्यूल जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, अब इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म,
ये साइटोप्लाज्म की अंदर की और बाहर की लेयर्स होती हैं। देन मूविंग ऑन टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये किस काम आता है? एक्स्ट्रा पानी को निकालता है, ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है। क्लियर? अब आते हैं मेस्टिगोफोरा यूग्लिना में, और इसमें मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनली यूज होता है? फ्लैजिलम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इन दोनों में देख सकते हैं, यूग्लिना में भी और ट्राइपेनोसोमा जो इसके एग्जाम्पल है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो मूवमेंट के लिए टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने फ्लैजिला बोला, और पीछे सार्कोडीना में क्या था मूवमेंट के लिए? प्लाज्मोडियम। ओके, इसमें भी न्यूक्लियस है जो कि मैंने क्या बोला, सेल को कंट्रोल करता है। साइटोफेरिंक्स है, ये फूड इनटेक के काम आता है। ओके, इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। स्पॉट स्टिग्मा, ये लाइट डिटेक्ट करता है। एंड पेलिकल, दिस वन पेलिकल, इलास्टिक कवरिंग जो शेप मेंटेन करके रखती है। तो ये थे इसके पार्ट्स, और एग्जाम में इसके डायग्राम आने के बहुत से स्कोप होते हैं। और जब मैं बीएससी में थी तो मुझे भी ट्राइपेनोसोमा का डायग्राम बनाना था, क्योंकि डायग्राम बना के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो विद डायग्राम्स देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हो मैं इनके निमोनिक्स बताऊँ कि आपको जल्दी से याद हो जाए, डायग्राम्स की लेबलिंग को कैसे लर्न करना है, तो मैं वो भी बता सकती हूँ। तो ट्राइपेनोसोमा मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, और ह्यूमन डिजीजेज में भी इसका एक पूरा टॉपिक आता है, तो इसका डायग्राम थोड़ा ज़रूरी है। इसके डायग्राम के लिए एक निमोनिक मैं आपको बताती हूँ। फैंसी न्यू कार कैन ईजिली पार्क। फैंसी न्यू कार कैन ईजिली पार्क, सिर्फ इसी से आपकी पूरी लेबलिंग कंप्लीट होती है। फैंसी मीन्स फ्लैजिलम, एंड मतलब न्यूक्लियस, सी साइटोफेरिंक्स, सी क्लोरोप्लास्ट प्लस, याद रखना इकट्ठे होगा ये, क्लोरोप्लास्ट प्लस पायरेनॉइड एक ही स्ट्रक्चर है। ई से आई स्पॉट, ओके, पी से पेलिकल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे न्यूमोनिक्स आपको चाहिए लेबलिंग लर्न करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीलियोफोरा, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इसमें सीलिया जो कि मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ये देखो पूरे डायग्राम में सीलिया बने हुए हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया होता है मूवमेंट के लिए। फिर से रिपीट करते हैं, सार्कोडीना में स्यूडोपोडिया, मेस्टिगोफोरा में फ्लैजिलम, एंड सीलियोफोरा में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिया का पहला फंक्शन तो है मूवमेंट, और दूसरा फंक्शन है फूड लाने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। इसमें सेल माउथ होता है जिसको हम साइटोसोम भी बोलते हैं और ओरल ग्रूव भी बोलते हैं, जहाँ से फूड की एंट्री होती है। देन इसमें फूड वैक्यूल होता है जो डाइजेशन के लिए होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि वाटर का बैलेंस रखता है, और एनल पोर होता है जो कि वेस्ट एलिमिनेट करता है। न्यूक्लियस आप सभी को पता है। और एक और बात, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो दो टाइप के होते हैं, याद रखना ये दोनों न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, ये दोनों न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियस जो कि दो टाइप के होते हैं, एक ग्रोथ के लिए होता है, एक रिप्रोडक्शन के लिए होता है, याद रखना। अब आते हैं एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म का इनर और आउटर लेयर होती हैं। अब आ जाते हैं स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अगर आप डायग्राम्स के साथ बनाओगे तो इससे हमारे आंसर ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं होते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि मैंने बताया, सेल कंट्रोलर होता है, फूड वैक्यूल होता है जो कि डाइजेशन में काम करता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, गोल्जी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इसमें हीमोजोइन होता है। हीमोजोइन ये मलेरिया पैरासाइट का बाय प्रोडक्ट है जो फीवर कॉज करता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका निमोनिक्स भी आपको बता देती हूँ। नो फूड कैन गिव, दिस इज जी, रियल मलेरिया हीट। इधर लिखा नहीं जा रहा है, बट नो फूड कैन गिव रियल मलेरिया हीट। एन से न्यूक्लियस, एफ से फूड वैक्यूल, सी से साइटोप्लाज्म, जी से गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
R से राइबोसोम्स, M से माइटोकॉन्ड्रिया और H जो मैंने आपको बताया हीमोजोइम। तो डायग्राम्स में जितने भी पार्ट्स लेबल हैं उनका फंक्शन अगर आप निमोनिक के साथ याद कर लोगे तो एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम कहाँ पहुँचे थे, हमने इसकी क्लासिफिकेशंस कर ली। अब न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है का न्यूट्रिशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ओके, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमने फूड वैक्यूल देखा ना, ये पूरा का पूरा उस फूड वैक्यूल में ही हो रहा होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। प्रोटोजोआ के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। ये फूड चेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सोर्स ऑफ फूड, रिसर्च, हेल्प इन डाइजेशन, फॉसिल फॉर्मेशन। सेल बायोलॉजी और रिसर्च में भी यूज़ होते हैं, फॉसिल फॉर्मेशन और डाइजेशन में भी काम आते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रोटोजोआ बहुत हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हम जैसे डिजीज़ कॉज जो करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोटोजोआ कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि ये अमीबियासिस कौन कॉज करता है, गियार्डिसिस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी की सारी बीमारियाँ प्रोटोजोआ से होती है। क्लियर? ट्राइपेनोसोमास, टैक्सोप्लाज्मोसिस, बेबेसियोसिस, ट्राइकोनियसिस, तो ये सारी बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं। तो सिर्फ एक फ्लो चार्ट से हमारा पूरा का पूरा प्रोटोजोआ क्लियर हो गया। होप कि आपको मेरी ये पूरी वीडियो अच्छी लगी और बहुत हेल्पफुल रही हो, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो फाइलम पॉरीफेरा पे बनाऊंगी। और अगर आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से ही पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।